Hello students, welcome back once again. So today we will begin with the lecture on refraction. We have finished the reflection and half part of reflection. Now let's start with refraction. Hope you liked the lecture before and let's proceed forward. So refraction, what is refraction? Students, as we have already studied reflection क्या होता है? When a ray of light falls on a mirror or any object, it reflects back with the same angle or comes back with the same angle. उसमें भी हम लोग ने दो एंगल पढ़े थे, I और R. वो दोनों ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सिमिलरली रिफ्रैक्शन में भी एंगल I और एंगल R रहेगा. डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट ओपेक होता था, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा एंड द लाइट विल बेंड when it travels from one medium to another. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पेंसिल है. in example there is a pencil and it is in the you can say glass beaker. so जब हम इसमें वाटर है तो जब हम लोग देखते हैं तो ये पेंसिल हम लोग को बेंड करी हुई दिखती है, बट इन रियल इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज ड्यू टू क्योंकि जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है वो एक्चुअल में यहाँ से बेंड कर गई है नॉर्मल से, तो वो हम लोग को बेंड करी हुई दिखती है. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अगर फिनोमिना एज एन डेफिनेशन हम लोग पढ़ें तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट बेंड्स एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब कोई रे ऑफ लाइट या जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो बेंड कर जाती है. उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. अब स्टूडेंट्स बात आती है बेंडिंग कैसे होती है. बेंडिंग जो होती है वो टू वेज में होती है. एक तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और एक होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस वी विल स्टडी लेटर when it will be away from the normal and when it will be towards the normal. So what is bending? You already know what is bending. It is change of the direction of light. जब लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसको हम लोग बेंडिंग कहते हैं. इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. तो उसी से आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनेक्ट होती है या रिलेट होती है स्पीड ऑफ लाइट से. इसलिए हम रिफ्रैक्शन या बेंडिंग को भी स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. ये देखिए बेंडिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस इज रिफ्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स इसको दिमाग में रखिए. रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. दिस बेंडिंग इज कॉल्ड refraction or this phenomena is known as refraction. ओके देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो जब ये देखिए ग्लास स्लैब है आपका, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई रे ऑफ लाइट आपकी इस ग्लास स्लैब से जाती है तो ये टू टाइम्स बेंड करती है. टू टाइम्स बेंडिंग होगी, ठीक है ना. टू टाइम्स बेंडिंग होगी. एक जब ये एयर टू, यहाँ एयर है आपकी मीडियम, ये आपका मीडियम है ग्लास, फिर एयर. तो जब ये आपकी रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तब एक बार बेंड होती है और फिर जब ग्लास से एयर में एंटर करती है तब एक बार बेंड होती है. अब आप यहीं पे देख लीजिए कि यहाँ पे नॉर्मल ये है और यहाँ पे नॉर्मल ये है. तो what happens in the first case when it enters from air to glass, the bending takes place towards the normal. देखिए यहाँ पे एंगल कम बन रहा है, towards the normal जा रही है, और जब हमारी ग्लास से एयर में एंटर कर रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ऐसा क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है
वो एयर में ग्रेटर होती है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास में कम होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो आपका होगा रेयरर मीडियम, और जहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी वो होगा आपका डेंसर मीडियम। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। जब लाइट एंटर करेगी रेयरर से डेंसर मीडियम में तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम denser to rarer medium it will bend away from the normal. So now come back to the glass slab. When the light is entering into the glass slab, so this is known as the incident ray. This is making the angle of incidence. Okay, now it bends towards normal. तो यहाँ पे ये रे कहलाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये रे नहीं कहलाएगी आपकी, ये रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, and when it goes from denser, that is glass, to air, then this ray will be known as the emergent ray, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो नोट के लिए यहाँ पॉइंट अगर हम बनाएं तो यहाँ पे आपका एंगल ए हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बी इज एंगल ऑफ refraction, and angle C is angle of emergence। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि कुछ बच्चे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कर देते हैं एंगल सी को, बट इट इज एंगल ऑफ एमर्जेंस बिकॉज द दिस रे इज नोन एज एमर्जेंट रे, नॉट रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जब आप इसको फर्दर प्रोड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि दिस इज parallel to emergent ray. This will be always parallel to emergent ray. Okay. Now let's study the laws of refraction, which is the main point. Laws of reflection हम लोगों ने पढ़े थे, इसमें एंगल इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था, और रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था, और तीनों रेज जो होती थी वो सेम प्लेन में लाई करती थी। सेम इसमें भी आता है कि all the ray all lie in the same plane. I have told you in the reflection part x y z plane. So and the ratio of angle, second law states that this is the main thing. Second law states that the angle of incidence, the ratio of angle of incidence to the angle of refraction is constant. तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो होता है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा दो मीडियम्स के बीच में, चाहे आप वो मीडियम्स कहीं पे भी लें, जैसे एयर और ग्लास लिया तो एयर और ग्लास को आप कहीं पे भी लेंगे तो वो आपका कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ओके, और इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। and this rule is valid for given pair of medium or media and for a particular color of light। ये पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। Okay, this is the law of refraction. So let's revise. Incident ray, refracted ray and normal ray all will lie in the same plane, and the ratio of angle of incidence to angle of refraction will always be constant, following that it should be for a given pair of medium and for a particular color of
light and is represented by mu. Okay, now we will study what is refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा बेंडिंग होती है वो इसी पे डिपेंड करती है, और तो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए, बेंडिंग किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटेंट, कितना लाइट बेंड करती है वो किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. ओके, एंड व्हाट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और एंड यू कैन से दोनों से ही रिप्रेजेंट होता है. एंड व्हाट इज इट? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मतलब कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड 2. जब आपका यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम कर रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा होगा कि n2 1 लिखेंगे आप, 1 2 नहीं. अगर 1 2 लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो जाएगा, मीन्स v2 अपॉन v1 हो जाएगा. एंड जब v1 अपॉन v2 है मतलब आप सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट को देख रहे हैं, देन n2 1. ओके, so the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. Okay, ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. So this is the refractive index. और एक चीज और यहाँ पे आ जाती है, जब आपका यहाँ मीडियम 1 जो होगा वो आपका एयर हो जाता है, then it is known as absolute refractive index. So the absolute refractive index of the medium is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in medium. जब यहाँ पे medium 1 आपका air या vacuum हो जाएगा तो आप इसको क्या कहेंगे? Absolute refractive index. Okay, now next let's move on. So अब आते हैं आपके मेन स्फेरिकल लेंसेज, जिनमें आपका इमेज कहाँ पे बनेगा ये आपको देखना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. मिरर के पार्ट में, रिफ्लेक्शन में मिरर के केस में आते हैं कि कहाँ पे इमेज बनेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, इसमें लेंसेज के केस में आते हैं. स्फेरिकल लेंसेज देखिए क्या होते हैं. इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दोनों साइड से स्फेरिकल होता है, ठीक है ना. कॉन्वेक्स होते हैं और कॉन्केव होते हैं. दो टाइप के लेंसेज होते हैं आपके, कॉन्वेक्स और कॉन्केव. अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे एक ये देखिए, देखो हमने मिरर में पढ़ा था कॉन्वेक्स कॉन्केव. तो कॉन्वेक्स की शेप जो थी हमारी, कॉन्केव की शेप क्या थी हमारी? केव लाइक. ओके, एंड कॉन्वेक्स की बल्जिंग दिस साइड, यहाँ से रे ऑफ लाइट आती थी और इसमें इनसाइड जाती थी, ठीक है ना. ये आपका कॉन्वेक्स हो जाता था, ये आपका कॉन्केव हो जाता था. अब देखिए, जब हमारा लेंस का केस आता है तो कॉन्वेक्स के केस में कैसा बनेगा? इस साइड से भी ऐसा और इस साइड से भी ऐसा, मतलब कि आपका लेंस कॉन्वेक्स ऐसे हो जाएगा. सॉरी, ओके. एंड कॉन्केव कैसा हो जाएगा? इस साइड से भी ऐसा एंड सेकंड साइड से भी ऐसा, तो ये कॉन्केव हो जाएगा. ओके, so this will be concave and this will be convex. टी convex lens देखिए आपका कैसा है, and concave. So convex lens is thicker from in between or thinner at the edges. Concave thicker at the edges and thinner in between. Okay. So आपने पढ़ा था मिरर के केस में, जब लाइट फॉल करती है तो वो मिरर में, तो ये बल्ज होके आउटसाइड, तो यहाँ पे फोकल पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे. ओके, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग लेंस. ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ओके, कॉन्केव आपका डाइवर्जिंग होगा और कॉन्वेक्स आपका
कन्वर्जिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं स्फेरिकल लेंसेज से, आइए देखते हैं। जब आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी, ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहे हैं। देखिए ये मेन, जैसे हम लोग ने 3 लॉज रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, फिर हमने इमेजेस बनानी शुरू की थी, वैसे यहाँ पे भी लॉज हैं, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा इमेजेस अपने आप बनती चली जाएंगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद बेंडिंग होगी, बेंडिंग तो फोकल पॉइंट से ही सारी लाइट पास होगी। तो जो आपकी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी कहाँ बनेगी, फोकल पॉइंट पे, यहाँ पे, या फोकस। और कॉनकेव में इट देखिए यहाँ से क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो जब आप इसको इस साइड में प्रोड्यूस करें, इट अपेयर्स टू मीट एट द फोकस, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस एंड इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स जिधर से आपकी इमेज आ रही थी उधर ही आपकी, जिधर से आपकी ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही थी उधर ही आपकी इमेज बनेगी इन केस ऑफ कॉनकेव, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स ऑन द सेकेंड साइड। सेकेंड लॉ क्या है, in a convex lens a ray of light passing through the focus after refraction goes parallel to the principal axis. So when a ray of light is passed through focus, जो ray of light आपकी focus से जाएगी वो automatically जब आपकी इस पड़ेगी तो it becomes parallel to principal axis, principal axis के parallel हो जाएगी। And in case of concave इट इज कमिंग, देखिए यहाँ से तो डाइवर्ज ऑटोमेटिकली हो गई, तो लेकिन ये जा कहाँ रही थी, प्रोड्यूस होने पे फोकस पे, तो सेम इसके लिए भी हो जाएगा। इन कॉन्केव लेंस बस यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, देखिए जा कहाँ रही थी, फोकस पे। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट, कि जब रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड लॉ क्या कहता है, इन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से या ओ से पास होती है तो उसमें उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, इट विल नॉट गेट डेविएटेड। ओके, नाउ वी विल स्टडी द images formed by the convex lens and concave lens. So let's start first of all with convex lens. देखिए फर्स्ट केस क्या कहता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, so the image is formed at the focus f2। अब यहाँ पे केस देखिए क्या है कि f1 f2 क्या होते हैं, द फोकस दिस इज नोन एज द f1 फर्स्ट फोकस, एंड सेम लेंथ पे दूसरी साइड में जो फोकस होती है वो आपकी f2 होती है। जब आपकी लेंथ डबल हो जाती है तो वो होती है 2f1, एंड जब आपकी लेंथ इधर डबल कर देते हैं तो हो जाता है 2f2। ओके, सो दिस इज 2f1 एंड 2f2, एंड 2f1 जैसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते थे C, उसी हिसाब से वो आपका 2f1 हो जाता है एंड 2f2 हो जाता है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द इमेज विल बी फॉर्म। अब देखिए लॉ रिमेंबर करिए, जब आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है रे ऑफ लाइट, सो इट विल गो एंड मीट एट द फोकस, तो इमेज कहाँ पे आपकी बनेगी, f2 पे, फोकस पे। ओके, अब देखिए इमेज आपको खुद ही पता होगी कौन कैसी होगी। ऑब्जेक्ट देखिए, image will be highly diminished, very small, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों होती है, जब आपकी रे प्रोड्यूस करके अगर इमेज बनाती है तो वर्चुअल बनती है, जब उसी रे से आपकी इमेज बन रही हो तो आपकी कैसी बनती है, रियल। सी
In the second case, when the object is beyond 2f1 means ये 2f1 के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तब आपकी इमेज कैसे बनेगी। देखिए वो स्टेटमेंट में मत जाइए, आप इधर देखिए इस पे कैसे फोकस करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट तो विदाउट डाइवर्जेंस इट विल गो इन स्ट्रेट डायरेक्शन, और एक लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पाएगी इट विल मीट एट द फोकस। तो ये आपकी जहाँ पे दोनों कोइंसाइड करेंगे वहां पे आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2 मीन्स जब 2f1 के बियॉन्ड आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी f2 एंड 2f2 के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, third case says that when the object is at 2f1 means when the object is at 2f1 so the image is formed at 2f2। I think this figure goes something wrong, यहाँ पे जब इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी आके। ओके, ये थोड़ा सा फिगर शायद दूसरा लग गया है। So when the object is as 2f1 the image is formed at 2f2, object should be here, the image will be at 2f2, it is the same size as the object, साइज दोनों का सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। फोर्थ केस देखिए, and the object is between 2f1 and f1, okay, the image is beyond 2f2 के, and it will be greater in size than that of the object, and large, real and inverted। रियल इन्वर्टेड हर केस में बनेगी आपकी इमेज जब तक कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी सेम रहती है, वर्चुअल नहीं रहती, मींस प्रोड्यूस की हुई नहीं रहती। फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1 so the image is formed at infinity, ये आपकी रे ऑफ लाइट मिलेंगी ही नहीं, इन्फिनिटी पे बनेगी, जाके प्रोड्यूस भी करेंगे तब भी बैक ऑफ इन्फिनिटी बनेगी, इट विल बी रियल इन्वर्टेड लेकिन हमेशा बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। when the object is between f1 and o so it will be प्रोड्यूस बैकवर्ड, आगे तो आपकी कहीं नहीं मिलेंगी, तो बैक जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपकी वर्चुअल बनेगी इमेज। इस केस में आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखिए हर केस में जब रियल इन्वर्टेड बन रही थी इसमें आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही, हाईली एनलार्ज रहेगी। नाउ इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में आपके दो ही केस आते हैं, एक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड f1। जब इंफिनिटी पे होगा तो आपकी इमेज देखिए यहाँ से डाइवर्स कर दी रेस, ये f2 मतलब फोकस पे बनेगी आके इमेज प्रोड्यूस्ड, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिकॉज प्रोड्यूस्ड रे ऑफ लाइट तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड सेकंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड f1 द इमेज इज फॉर्म बिटवीन f1 एंड o, f1 और o के बीच में आपकी इमेज बनेगी, ठीक है ना। ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, आपका 2f1 के बीच में रख दिया है। सो one ray of light is going in this direction, second is through optical center, both is coinciding at B, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। इट विल बी डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिकॉज प्रोड्यूस्ड है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, सो यहाँ दिस टाइम टू क्लोज दिस लेक्चर। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से आप ये एज अ होमवर्क ले लीजिए, इट इज़ योर होमवर्क टू रिवाइज दिस कंसेप्ट, क्योंकि ये आपके जो मेन फिगर्स आप कहाँ कैसे बनाओगे वो 3 लॉज आपको याद रखने, उन 3 लॉज को अगर आप याद रखते हो तो सारे फिगर्स ऑटोमेटिकली आपके कवर अप हो जाएंगे। प्रैक्टिस द इमेज डायग्राम्स, सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, and one more thing, the subscribe and like the video. So okay friends, thank you for watching the video, and in next lecture we will complete the full chapter and then we will move on to next chapter. Okay, bye.